हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सारों विषय का जितने जो भी आपके विषय हैं आप उनका अध्ययन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे इस समय में। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का दूसरा आपका चैप्टर चल रहा था और उसमें हम पहला आपका लेक्चर में आपका ले चुका था और उस जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसमें यही कोशिश करी मैंने आपको बताने की कि 1950 से 1990 के बीच जो भी परिवर्तन हुए उसको हमें देखना है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में। और साथ में ये देखने की कोशिश करी हमने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त है और हमने उसी दिशा में समाजवादी या आप कह सकते साम्यवादी जो आपकी पूंजी हमने आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो आपकी प्रणाली है हमने उसको पढ़ा, हमने उसकी अच्छाई भी देखी, उसकी हमने जो उसके अंदर आपका त्रुटियाँ थी हमने वो भी देखी। क्योंकि रूस जो आपका रसिया है उसका हमने एग्जाम्पल लिया क्योंकि वहाँ व्यवस्था ये आपकी लागू है। उसके साथ हमने अध्ययन भी किया और उसमें क्या कमियां हैं हमने इसको देखने की कोशिश करी। जो भी हमारे आपके नेता थे या फिर जो भी अध्ययनकर्ता थे, जो लोग हम ये चाहते थे कि भारत को एक अच्छी विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है या फिर यहाँ के लोगों को जो आपका मूलभूत विकास है जो आपका करना है वो किस प्रकार हो या फिर कौन सी ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाए कि हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी आपकी चुनौती के रूप में उभरी। और उस टाइम मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, एक आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ये हमारे सामने ऑप्शन थे कि हम कौन सी को पकड़ें, कौन सी को एक्सेप्ट करें, कौन सी को चुनें अपने लिए। तो हमने पहले आपका समाजवादी को देखा और उस समाजवादी में ये जानने की कोशिश करी कि आखिर में ऐसी क्या चीज़ रही थी जो हमारे लिए सूटेबल होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आप अच्छे से बैठ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको आगे का जो आपका चैप्टर शेष मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से 1990 के बीच का जो आपका दौर है उसको देखने की कोशिश कर रहे थे हम। उसके बारे में क्या था आपका पढ़ रहे थे बच्चों। क्लियर है? और देखिए, सबसे पहले हमने एक कोटेशन भी देखी थी कि जो हमारी प्रथम जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उस योजना के अंदर हमें अपनी योजनाओं को जो उनका गोल था, उद्देश्य था कि हम भारत को किस प्रकार समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में दिखा सकें, ऐसी हमारी पहल रही। और साथ में हमने ये भी देखा कि हम क्या बन सकें अपने देश के लिए, अपने भाग्य विधाता बन सकें। क्या बन सकें बच्चों? अपने भाग्य विधाता बन सकें और अपने नव निर्माण का हम लोग क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। उसके जो भी सारे कार्य हों वो किसके हाथ में हो बच्चों? हमारे हाथ में हो। हम ये सब चीज़ें आपकी देख चुके थे बच्चों। क्लियर हो गया? आप देखिए, साथ में हमने क्या देखा था कि हमारे सामने ये था कि अब हम कौन सी ऐसी आर्थिक प्रणाली को चुनें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी। यानी कि अब हमें ये देखना था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी। उस प्रणाली के अंतर्गत बच्चों हम लोग जो नेहरू जी को सर्वाधिक आपको पसंद थी, समाजवाद की जो आपका प्रतिमान था, वो अर्थव्यवस्था उनको अच्छी लगती थी। हमने उसको देखने की कोशिश करी और साथ में हमने ये भी देखा कि इस अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ आपके कमी थी। और उसके क्या कमी थी, चाहे आपका खेत हो या कारखाने, इन पर सबका किसका स्वामित्व था बच्चों? बताइए, ध्यान दीजिए, ये किसका स्वामित्व था बच्चों इस पर? तो मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा, इस पर सारा स्वामित्व जो था आपका सरकार का था। यानी कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का आपका पर्सनल, यानी कि जो उसकी निजी संपत्ति है वो उसकी निजी संपत्ति नहीं रहेगी, वो किसके अंतर्गत आएगी? सारी सरकार के अंतर्गत आ जाएगी। ये हम लोग आपका देख चुके थे बच्चों। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, अब हमने जो हमारे चिंतक थे उन्होंने क्या काम किया बच्चों, जो आपकी पूंजीवादी और समाजवाद के अंतर्गत जो अतिवाद व्याख्या के विकल्प के रूप में खोजा। यानी कि इन दोनों के बीच की हमने क्या करी, आपकी खोज करी कि इन दोनों के बीच का ही कोई हमें ऐसा मिल जाए कि हम क्या हो जाए, हम ऐसी रूप में अपना चुके हैं। क्लियर हो गया? देखिए बच्चों, पूंजीवादी तो हम इसलिए नहीं अपना सकते थे क्योंकि हम अभी जो आज़ाद हुए हैं वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ही क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। और हम कल बच्चों यहाँ तक अपना टॉपिक पढ़ चुके थे। क्लियर हो गया? चलिए अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, इस बॉक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ समझ आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा बॉक्स दिया गया है बच्चों,
क्लियर हो गया? देखिए इसमें क्या लिखा है बॉक्स में, हम लोग ध्यान देंगे इस पे। ये लिखा है बॉक्स 1.1 आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, कि जो हमारी आर्थिक प्रणालियां हैं उनके क्या प्रकार हैं, उनके कौन से प्रकार हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो सभी लोग अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल बच्चों लेकर बैठे, जहाँ भी मैं अंडरलाइन करूँ, जहाँ को आपको पढ़े कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूँगा ये चीज़ें हैं, तो आप उसको अंडरलाइन करते चलें ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए अब आगे। प्रत्येक समाज को तीन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये कह रहा है जो भी आपका समाज है, जिस माहौल में रहते हैं, जो हमारे चारों तरफ के लोग हैं या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वहाँ के लोगों को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देखिए वो कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देश में किन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अगर आप 12th में भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये जो चीजें हैं कि आखिर में कि जो कोई देश है, उस देश के सामने सबसे पहली समस्या यही होती है, यही उसका प्रश्न होता है कि वो किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करे। क्लियर हो गया? क्या करे बच्चों? किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करे। दूसरा प्रश्न उसके सामने क्या आता है, वस्तुएं एवं सेवा किस प्रकार उत्पादित की जाए, यानी कि जो भी आपकी गुड्स हैं, जो आपकी सर्विस होगी, वो किस प्रकार प्रोड्यूस होंगी, की जाए। उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम को अधिक प्रयोग करें या अथवा पूंजी यानी मशीनों को। अब ये समस्या है कि जो हम आपकी सेवा मतलब अपनी सर्विस और वस्तु जो भी हम उत्पादित करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसमें जो कार्य करेगा, आपकी मैन पावर करेगी या आदमी करेंगे या फिर आपकी मशीन करेगी, ये भी एक क्या है, इसके उत्तर हैं। ये सब निर्णय कौन लेगा बच्चों? ये मतलब ये प्रश्न है कि आखिर में जो वस्तु और सेवा है उनका उत्पादन कौन करेगा और उसमें आपके आदमी ज्यादा लगेंगे या मशीन, इसका निर्णय भी आपका करना होता है किसी भी समाज के सामने। ये प्रश्न है दूसरा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, उत्पादित वस्तुओं और सेवा का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाए, यानी कि जो भी आपने वस्तुएं उत्पादन करी हैं बच्चों, आपकी सेवा है, जो सर्विस है, वो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से वितरण हो, यानी कि वो किस प्रकार से बांटी जानी चाहिए। ये भी एक प्रश्न, यानी कि आप मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आपको ये चीज आपका समझ आएगी कि आखिर में किसी व्यक्ति, किसी भी समाज के पास ये 3 ऐसे प्रश्न मान लीजिए या 3 ऐसी समस्या मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर, जो आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाए, और अगर वो कोई वस्तु उत्पादित की जा रही है तो मानव श्रम के द्वारा हो या फिर मशीन के द्वारा, और जो हम वस्तु उत्पादन कर रहे हैं वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच यानी कि एक दूसरे के बीच वो किस प्रकार से वितरित की जाए। ये अपने आप में सबसे बड़ा क्या होता है बच्चों? प्रश्न होता है। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे देखते हैं बच्चों। अब क्या कहना चाह रहा है इसके विषय में हमें पता लगेगा कि आखिर में क्या स्थिति है। देखिए आप लोग सभी देखते हैं, इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और आपूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। कह रहे कि जो इन सभी प्रश्नों में एक उत्तर तो जो है आपका, जो आपकी मांग और आपूर्ति की बाजार की शक्ति है। मांग मतलब अगर कोई वस्तु है उसकी मांग होती होगी, डिमांड होगी कि कोई वस्तु कितनी बाजार में होनी चाहिए। आपूर्ति मतलब वो वस्तु कितनी लोगों तक प्राप्त हो रही है, पहुंच रही है, की शक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि आप कुल मिलाकर देखें तो जो बाजार में है, जो बाजार की शक्ति किस पर निर्भर करती है बच्चों? आपका मांग और आपूर्ति पर आपका निर्भर करता है, ये निर्भर करती है। क्लियर हो गया? बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कौन सी? जो आपकी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। किन्हीं उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। ये कह रहा है कि जो उपभोक्ता होता है यानी कि जो वस्तुओं को प्राप्त करता है, और वो जो वस्तु का उत्पादन होता है वो किसमें होता है? जिनकी बाजार में मांग होती है। यानी कि अगर आप देखेंगे बच्चों तो जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या उन वस्तुओं को बाजार में ज्यादा बनाया जाता है या उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनके उपभोक्ता ज्यादा हो, यानी कि जिन वस्तुओं की डिमांड होती है बाजार में उनको ही आपको उत्पादित किया जाता है। क्लियर हो गया? इसमें वहीं वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, और देखिए वही वस्तुएं क्या होती हैं? उत्पादित की जाती है। यानी कि कुल मिलाकर
आप समझेंगे तो आपका मांग आधारित जो आपकी चीजें हैं वो होती हैं, यानी कि जिस वस्तु का जितना मांग होगी वो वस्तु क्या होगी उतनी ही क्या की जाएगी उसकी मतलब उत्पादन किया जाएगा उसका बाजार में, जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में समला बेचा जाता है। यानी कि जो भी जिनकी मांग हो रही है तो उन्हें या तो अपने अपने देश का जो अपना बाजार होता है अंदर का, या फिर जो विदेशी के बाजार में क्या होता है उनको बेचा जाता है। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा। यानी कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर बच्चों अगर कार का डिमांड हो रही है, किसकी कार की डिमांड है, तो भैया किसका उत्पादन करेंगे। अगर कार की मांग चल रही है कि भैया आप क्या है विदेश के अंदर भारत के अंदर नई कारों की डिमांड है, तो जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वो किस पे काम करेगी, कारों के उत्पादन पर ही काम करेगी। और अगर साइकिल की मांग है तो साइकिल उत्पादित करेगी। यानी कि कुल मिला के ये देखिए जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो बाजार में जो उपभोक्ता की मांग है, यानी कि जो कोई व्यक्ति है वो किस प्रकार की मांग करता है उस मांग के अनुसार ही क्या होता है आपकी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। अगर कारों की मांग है तो कार का उत्पादन करेगी, साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन करेगी। क्लियर हो गया? तो इतना तो बच्चों आपको समझ आया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है, ये कह रहा है कि अगर श्रम जो है यानी कि अगर मजदूर सस्ते हैं और पूंजी मतलब जो आपकी मशीनरी से सस्ता है, तो अधिक श्रम प्रदान विधि का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर मजदूर लेबर जो आपकी मशीन से सस्ती है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जितनी भी चीजें बनेंगी उसके अंदर किसका होगा, जो आपकी लेबर है जो आपके वर्कर हैं उनका क्या होगा बच्चों, अधिक प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा यानी कि अगर मानव जो अपनी सेवा दे रहा है उसकी अपेक्षा अगर मशीन सस्ती पड़ रही है तो क्या होगा, उत्पादन आर्थिक पूंजी विधि का प्रयोग होगा। यानी कि उस टाइम हम किसका प्रयोग करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, मशीन का। यानी कि कुल मिला के ये देखना है कि हमें ऐसी वस्तु का उत्पादन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉस्ट आनी है वो कुल मिलाकर सस्ती होनी चाहिए। यानी कि ये हम लोग कहाँ देखते हैं बच्चों, अपनी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है हम उसके अंदर ये सब चीजें ध्यान रखते हैं। अगर हमें लेबर सस्ती पड़ रही है और मशीन महंगी पड़ रही है तो हम अपना काम किससे करवाएंगे, लेबर से, श्रम से। यदि अगर श्रम महंगा पड़ रहा है और आपकी मशीनरी यानी पूंजी सस्ती पड़ रही है तो जितना भी कार्य होगा वो किससे कराएंगे, आपका पूंजी विधियों से कराएंगे। क्लियर है बच्चों? इसमें ये बताया गया। आगे देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। यानी कि ये कहना चाह रहा है जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है बच्चों, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी आपके वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं उन वस्तुओं का व्यक्ति के बीच किस प्रकार वितरण किया जाए उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है तो उसका वितरण उसकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा। अब अगर नहीं होगा तो फिर किसके अनुसार होगा? क्लियर है बच्चों? तो हम आगे देखते हैं। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है। देखिए अब बता रहा है कि जो वस्तुएं बट रही हैं व्यक्तियों के बीच और समान रूप से नहीं बट रही, उनकी आवश्यकता के अनुसार अगर उनको नहीं पहुंच रही तो किस आधार पर होता है, उस वो आधार की बात कर रहा है कि शक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है। यानी कि अगर कोई आपका व्यक्ति है और उस व्यक्ति की क्रय की क्षमता मतलब वो कितना खरीद सकता है, उसकी क्षमता कितनी है और वे किन वस्तु और सेवा को खरीदने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मतलब उसकी क्रय मतलब वो ऐसा जो आपका व्यक्ति है वो कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है, उसकी कितनी क्षमता है। और ऐसा क्या है कि जितनी सेवा है जो आपकी सर्विस और आपकी गुड्स हैं उनको खरीदने की क्षमता रखता है, उस पर निर्भर करता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो भी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी उत्पादित आपकी वस्तुएं और आपकी सेवा हैं उनका वितरण किस प्रकार होता है बच्चों, उस प्रकार होगा आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा। किसके अनुसार नहीं होगा, आवश्यकता के अनुसार। यानी किसके अनुसार होगा बच्चों, क्रय क्षमता के अनुसार, यानी कि उसके खरीदने की क्षमता के अनुसार ही उसका क्या होगा, उसे वस्तुएं प्राप्त होंगी, उत्पादित वस्तु उसको मिल सकेंगी, उनका वितरण होगा। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर खरीदने की क्षमता बहुत ज्यादा निर्भर करती है। क्लियर हो गया बच्चों? क्या निर्भर करती है, खरीदने की क्षमता। अभिप्राय यह है कि
खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप क्या खरीद सकते हैं कुछ? आप मुझे बताइए, आप किसी दुकान पर गए और दुकानदार जाके बोलते हैं कि भैया जी अब मेरे को ये सामान चाहिए, मेरे को ये कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, आप मेरे को फ्री में दे दीजिए। क्या आपको देगा फ्री में? नहीं देगा। क्या होना चाहिए आपके पास? पैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप बाजार में गए, अगर आपकी क्रय शक्ति 5 बुक खरीदने की है, अगर आपकी क्रय शक्ति 5 बुक खरीदने की तो आप 5 खरीद लेंगे, और आपके क्रय बुक खरीदने की शक्ति केवल 1 की है तो आप केवल 1 ही खरीदेंगे, आपको 5 नहीं मिल सकती। यानी कि आपके पास पैसे 1 के हैं लेकिन जरूरत आपकी 5 की है। तो यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता चीजें। किसके अनुसार नहीं होती बच्चे? आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होती। किसके अनुसार होती है? खरीदने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि अगर आपकी जेब में पैसा है, आपकी क्षमता है, आप 5 चीजों खरीद सकते हैं तो आप खरीदिए। ये ऐसा किसमें होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सब चीजें आपकी होती हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है। कह रहा जो बेचारे आपके गरीब लोग हैं उन गरीबों के लिए क्या है? कम रेट पर क्या हो? घर आवश्यक है। कि जो आपके गरीब व्यक्ति हैं उन गरीब व्यक्तियों को कम रेट पर क्या मिलने चाहिए बच्चों? घर मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? घर मिलने चाहिए। आप देखो, जो कोई आपका गरीब है उस जरूरत है कि बहुत कम रेट पर मिले, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि महंगे रेट पर घर खरीद सके है। किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। ये कह रहा है अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसे घर की जरूरत है तो उसकी जो अगर उसकी गणना, अगर आप उसकी काउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, तो उसकी काउंटिंग करनी आपको बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? क्या नहीं करना चाहिए? बाजार मांग में रखकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि अगर कोई आपका व्यक्ति गरीब है तो उसे बाजार को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि मांग के अनुसार गरीब की क्रय शक्ति नहीं होती। यानी कि जितनी भी मांग है, आप देखिए, जितनी भी मांग है, जो आपका गरीब है उस व्यक्ति की क्या नहीं होती? आपका बच्चों क्रय शक्ति नहीं होती। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अपना गरीब को अगर अपना मकान बनाना है, उसके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं और जो बाजार की मांग है वो 5 लाख रुपए की है, तो यानी कि एक गरीब व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं और बाजार में अगर एक मकान बनाना है तो कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? जो गणना करनी है वो बाजार की मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। यानी कि जो आपका गरीब व्यक्ति है उसके हित को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है कि जितनी जिसकी बाजार में मांग है उसको वैसे ही उसका रेट हम लोग क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। और गरीब की तो क्या नहीं है बेचारे की? हमारी क्रय शक्ति नहीं है। परिमाण स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और आपूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। यानी कि परिमाण स्वरूप जो उसका रिजल्ट निकलता है, जो आपकी वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है और जो उसकी पूर्ति है बाजार में, उस शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी। और उन्हें क्या कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्हें क्या पसंद नहीं थी? हाँ, ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी। कौन सी व्यवस्था पसंद नहीं थी बच्चों? कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको अपना घर बनाना है और उसके घर बनाने के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जितनी वो आपकी जो मांग है बाजार में और वो उसको पूरा कर पाए, तो ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा? अगर किसी कोई आपका गरीब है और वो हमारे आपका देश में रह रहा है और वो एक आपका मकान ना बना पाए, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो आपका, इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनको क्या नहीं थी? पसंद नहीं थी। क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों की अपनी स्थिति सुधरने का अवसर नहीं मिल पाता। यानी कि अगर हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाते, यानी कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते, तो हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि हमारे देश में जो गरीबी थी उस समय जब अंग्रेज भारत से गए थे, क्योंकि उन्होंने की नीतियां उससे पहले बहुत खराब थी और भारत में जो शोषण हुआ था, जो गरीबी व्यापक रूप पे आपके खड़ी थी, उस सबको समाप्त करने के लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी जो इन सब चीजों का आपको
खत्म कर चुके या इन सब चीजों को हटा सके। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सब चीजें देखी थी, उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए जिसमें क्या हो, गरीब कल्याण को भी ध्यान में रखा जाए, यानी कि ऐसी क्रय शक्ति नहीं जो मांग आधारित हो। क्लियर हो गया? क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारे अधिकतर लोग हैं वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे और अच्छा नहीं कर पाएंगे। और हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हमें क्या बनना है, अपना भाग्य विधाता। तो फिर अगर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होगी तो क्या हम अपने भाग्य विधाता बन पाएंगे? क्या हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे बच्चों? तो शायद नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इससे आगे। देखिए आप लोग, समाजवादी समाज में इन 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः विभिन्न तरीके से देता है। कह रहा है जो समाजवादी समाज है, इन 3 प्रश्नों के उत्तर विभिन्न तरीकों से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी कि जो हमारी समाजवादी सरकार है, जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी समाज है, उसका यह निर्णय होता है कि जो हमारे समाज में किन वस्तुओं की आवश्यकता है या किन जो आपके विभिन्न वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाना है उस पर डिपेंड करता है। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है। यानी कि कुल मिलाकर आप अगर बात कहेंगे तो आपको समाजवादी सरकार में या समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये चीज आपको समझ आएगी कि सरकार को यह पता होता है कि हमारे लोगों के हित में क्या है। अगर मैं पूंजीवादी से बात करूं बच्चों और पूंजीवादी से कंपैरिजन करो तो पूंजीवाद में किसको ध्यान रखते हैं? उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किससे मतलब है? मांग आधारित। यानी कि बाजार में किसकी मांग है, उन्हें लोगों के हित से, लोगों की आवश्यकताओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कुल मिलाकर लेना देना है तो अपनी आपका चीजों से। क्लियर होगी? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया होगा बच्चों। क्लियर है? देखिए तो बच्चों, हमने यही देखा कि हमने कल आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का हमने उसके दोष और उसके गुण देखे थे। आज उसी प्रकार हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश की कि आखिर में पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार आधारित होती है। और साथ में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिक उपयुक्त है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपकी मांग आधारित होती है, बाजार आधारित होती है, जबकि समाजवाद में जो आपकी जो व्यवस्था है उसमें सरकार को ये सब ज्ञान होता है कि हमारे लोगों को किन वस्तु और सेवा की आवश्यकता है या उनका किस प्रकार उन्हें किन वस्तुओं को उत्पादित किया जाए या वितरण किया जाए जिनकी इन्हें आवश्यकता है। जबकि जो हमारी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आज का आपको लेक्चर पढ़ाया है आपको समझ आया होगा बच्चों। तो आप इसको घर जाके एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है बच्चों, और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।